अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, पाकिस्तान T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बनने से सिर्फ एक मैच की दूरी पर है। फाइनल तक पहुंचने के सफर का आगाज कुछ अच्छा नहीं था। अपने पहले ही मैच में रवायती हरीफ भारत से शिकस्त ने शायकीन को अफसरदा कर दिया। उसके बाद जब जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम से शिकस्त हुई तो दिल ही टूट गए। यूं लगना कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो गया है, लेकिन पलटना झपटना और पलटकर झपटना ही पाकिस्तानी शाहीनों की निशानी है। फिर तो पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में यूं वापस आई जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। शाहीनों ने यके बाद दीगरे जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमों को शिकस्त दी और फाइनल में पहुंच गए। कमेंट्री बॉक्स में बैठे क्रिकेट के गुरु जिन ताकतवर टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने की पेशनगोइयां कर रहे थे, वो सब टूर्नामेंट से बाहर हो गई और शाहीन सबके ऊपर से परवास करते हुए मेलबर्न के मैदान में लैंड कर गए। यही मेलबर्न का मैदान है जहां 1992 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को धूल छिटाकर वनडे क्रिकेट का आलमी कप अपने नाम किया था और मेरे कप्तान फातेह कप्तान बने थे। नाज़रीन, सोशल मीडिया देखें तो 1992 के वर्ल्ड कप और 2022 के वर्ल्ड कप की मुमासलत पर करोड़ों ट्वीट्स और पोस्ट लग चुकी हैं। इस बात में हकीकत भी है कि तारीख खुद को बड़ी हद तक दोहरा रही है। 1992 के वर्ल्ड कप में भी इब्तदाई मैचों में शिकस्त के बाद हालात इंतहाई हौसला शिकन हो गए थे और अब भी यही हुआ। 1992 में सेमीफाइनल में पहुंचना वेस्ट इंडीज के हाथों ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त से मशरूत था और इस वर्ल्ड कप में भी यही हालात थे। हमारा सेमीफाइनल में पहुंचना नीदरलैंड के हाथों जनूबी अफ्रीका की शिकस्त से मशरूत था। बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाला ये अपसेट सिर्फ पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लाने का बायस बन गया। 1992 के वर्ल्ड कप में भी शाहीनों ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी और अब भी न्यूजीलैंड को हराकर ही फाइनल में पहुंचे। 1992 में भी फाइनल इंग्लैंड के साथ था और अब भी फाइनल में इंग्लैंड के साथ ही टाकरा होगा। उस वक्त भी फाइनल मेलबर्न के मैदान में खेला गया, अब भी फाइनल मेलबर्न के मैदान में खेला जा रहा है। गोया बाकी सब निशानियां पूरी हैं, बस अब सिर्फ फाइनल में इंग्लैंड को हराना रह गया है। पाकिस्तानी टीम की जीत के इम्कानात और मैच प्लानिंग पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वो क्रिकेटर जिन्होंने T20 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला भी, जीता भी और उस फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। हम सब के लाला और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शायद थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल शायद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिग मैच टुमारो पाकिस्तान इंग्लैंड, जाहिर बात है दोनों टीमें बहुत फॉर्म में है। इंग्लैंड ने जिस तरह परफॉर्म किया सेमीफाइनल के अंदर, पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन अब शुरू हो चुका है और आखिरी मैचेस में हमने देखा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लड़कों ने दिखाई है। आप खुद भी T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, फाइनल आप खेल चुके हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि 24 घंटे पहले तक, जाहिर बात है बहुत बड़ा दिन है कल का, पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, तमाम 11 क्रिकेटर्स को पता होगा कि पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है। कि आपके ख्याल में क्या महसूस कर रहे होंगे क्रिकेटर्स इस वक्त? वेल मंसूर, बात यह है कि मैं इसको हमेशा इसलिए कि जिस तरह हमने वर्ल्ड कप शुरू किया एंड देन कि हम पहला मैच भी हारे, दूसरा मैच भी हारे, लोगों में नाराजगियां थी, प्लेयर से बहुत ज्यादा कि खेल क्यों नहीं रहा अच्छा, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। एक ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि लग रहा था कि वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएंगे, इवन कि हमारे मैनेजमेंट ने टिकटें भी बुक करा ली थी, लेकिन ऊपर वाले के प्लान्स कुछ और थे। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली प्लेयर्स को और जो इम्पोर्टेंट मैचेस थे वहां पे जीतना, पे दूसरी टीमों को हारना, तो इट्स लाइक अ मिरेकल। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप हम जीते थे जिस सिचुएशन में से, ये ज्यादा मुश्किल सिचुएशन थी, तो इसमें हमने खुद मिरेकल देखा और एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। अल्लाह तो चाह रहा है कि आप लोग खेलो, फाइनल खेलो, लेकिन हम जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को हमें कम करना पड़ेगा। और जो हमारा कॉम्बिनेशन इस वक्त बना हुआ है, बॉलिंग पार्टनरशिप, जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैच से लेकर अभी तक बॉलर्स ने काफी जबरदस्त डिलीवर किया, तो इसी तरह हमें बैट्समैन की पार्टनरशिप्स चाहिए, बैट्समैन की परफॉर्मेंस चाहिए, लेस डॉट बॉल्स बैटिंग में होने चाहिए, मोर डॉट बॉल्स बॉलिंग में होने चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिस पे हमने थोड़ी सी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ खेलने लगे हैं। अच्छा, शायद ये बताइएगा कि ऑब्वियसली ये हो नहीं सकता कि दो सेमीफाइनल्स हो और आप एक जब सेमीफाइनल खेलें और आप फाइनल में पहुंचे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप दूसरा सेमीफाइनल उस पर नजर ना रखें। आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तानी टीम ने जो है वो दूसरा सेमीफाइनल देखा होगा कि इंग्लैंड ने भारत जैसी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, उनकी भी बड़ी जबरदस्त
परफॉर्मेंस थी। अब इस सारी चीज को देखने से आपके ख्याल में मतलब दूसरी टीम का ये प्रेशर लेती है एक टीम जब वो देखती है कि सेमीफाइनल में दूसरी टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है? देखिए, हाँ, उसके जहन में ये लाजमी होता है कि इनके ओपनर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं और वो एग्रेसिव खेलते हैं। देखिए, इंग्लैंड प्लेयर का जो माइंड सेट है ना, उन्होंने जो काउंटी क्रिकेट या वो T20 में क्यों इतने बेहतर आ रहे हैं हर लेवल पे, उनकी काउंटी का सिस्टम चेंज किया उन्होंने। उनके माइंड सेट बिल्कुल जो है वो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट के ऊपर उनका जो है ना वो इस वक्त सारा फोकस है, और वही अपने यंग लड़कों को ग्रास रूट लेवल पे भी वो खिला रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा प्रोडक्ट सामने आता है। वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। तो असल चीज T20 फॉर्मेट की है वो आपकी एग्रेशन है, आपका माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैकिंग क्रिकेट, अगर आप डिफेंसिव मूड पे चले गए या 2-3 ओवर के लिए चले गए तो आप बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं। देन उस शेल में से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको अटैकिंग अप्रोच के साथ ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये जो आपने कही कि शेल से निकलना बहुत जरूरी होता है। अब आप खुद भी ओपनर रहे हैं, यू वर अ हार्ड हिटिंग ओपनर, मास्टर ब्लास्टर ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर मैं एक और ओपनर मतलब बाबर आजम की मैं बात करूं, कप्तान भी है, उनके हवाले से, उनकी फॉर्म के हवाले से बार बार डिस्कशन हो रही थी। टूर्नामेंट के शुरू के अंदर जो है वो उनकी फॉर्म पे सवालिया निशान उठना शुरू हो गए थे। ये कहा जा रहा था कि उनको अपने आप को डिमोट करना चाहिए, नीचे ले आना चाहिए, ओपनिंग का मौका जो है वो किसी और को देना चाहिए। लेकिन सेमीफाइनल में हमने देखा कि बाबर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और सेंचुरी पार्टनरशिप थी दोनों ओपनर्स की। क्या वो डिबेट अब खत्म हो गई है, या आपके ख्याल में अभी भी ये डिस्कस करना जरूरी है कि पाकिस्तान को अपनी ओपनिंग जोड़ी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? क्या आप समझते हैं कि बाबर अपने उस ब्लैक पैच में से बाहर आ चुके हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मंसूर, जब काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था बाबर पे, तो मेरे ख्याल में मैं भी उन्हीं में से था जो चाह रहा था कि सिर्फ एक मैच के लिए, 2 मैच के लिए अपना ओपन से नंबर 3 पे कर दे, और जो हारिस हमारे एक बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है उसको ओपन करा दिया जाए। लेकिन वो बाबर ने नहीं किया, उसी पे स्टिक रहा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असल चीज जो हमारे लिए थी, मेरे लिए थी, वो बाबर की फॉर्म में आना था, क्योंकि उसके फॉर्म में आके कप्तान की जो लीडरशिप है, कप्तान हमेशा टीम को आगे से फ्रंट से लीड करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अच्छी बात है कि एक सेमीफाइनल मैच में उसने परफॉर्मेंस की, एंड देन इंशाल्लाह अब फाइनल मैच के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस के साथ हमारे ओपनर जाएंगे। थोड़ा सा ये था कि कभी कभार आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो आप पिच पे ज्यादा टाइम लेने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि गलत है। T20 के अंदर आपको अपने शॉट्स जो है वो कभी नहीं रोकने चाहिए, वही आपकी स्ट्रेंथ होती है, वही बॉलर्स के ऊपर प्रेशर होता है। अच्छा, शायद आपने ये चूंकि स्ट्रेंथ की बात की, कल का जो दिन है, मैं नाज़रीन को साथ ये भी बता दूं कि हमें वेदर के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक ओवरकास्ट कंडीशंस तो होंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि मेलबर्न में कल सुबह के वक्त बारिश होगी, लेकिन जब मैच की टाइमिंग्स हैं उस वक्त वेदर एक्सपेक्टेड है कि क्लियर हो। लेकिन ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वील हैव टू सी। लेकिन फिर भी ओवरकास्ट कंडीशंस बताई जा रही है मेलबर्न के अंदर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर। तो शायद ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में, और ये भी बताइए कि पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन सेमीफाइनल में था, क्या वही रहना चाहिए? और दूसरा, इन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेस करना बेहतर रहेगा? अच्छा मंसूर, होगा ये कि मैं और आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो ओवरकास्ट कंडीशन है वहां पे पता चल रहा था, बहुत दफा दिखाते हैं कि बारिश इस टाइम पे हो रही है, वो बहुत दफा होती नहीं है। हमने इस तरह देखे, हम सुबह जाते थे कि आज तो मैच नहीं होगा, बारिश डे है, लेकिन वो मैच हो जाता, पूरा मैच हो जाता। तो खैर, ऊपर वाले के प्लानों को बाद में देखेंगे, लेकिन हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वहां पे ये लोग होंगे, जो कंडीशन चल रही होगी, जिस हिसाब से वेदर उस वक्त का चल रहा होगा, अगर ओवरकास्ट कंडीशन है देन आप टॉस जीत के बॉलिंग कर सकते हो, इस पर यह कि बॉलर्स को सपोर्ट काफी मिलेगी। ठीक। अच्छा, अब मुखालिफ टीम के बारे में अगर हम ऑब्वियसली बात ना करें जिनसे मुकाबला है, तो मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी। ऑब्वियसली उनका ओपनिंग पेयर जो है वो बहुत फॉर्म में है, नजर आया सेमीफाइनल के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ऑब्वियसली अगर आप एक कप्तान होते तो उनका जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है उसमें ओपनर्स को ही आप देखते हैं कि सबसे खतरनाक जोड़ी वही है, या प्लेइंग 11 में आपकी नजर में कोई और ज्यादा खतरनाक प्लेयर है जिसको पाकिस्तान टीम को जो है फोकस करने की जरूरत है? देखिए, है तो मेन उनका मंसूर ओपन, क्योंकि आपका जिस तरह फास्ट बॉलर के लिए नया बॉल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बैट्समैनों के लिए फर्स्ट 6 ओवर जो है वो उसके अंदर आप कोशिश करते हो कि अच्छा सा अच्छा टोटल लग जाए। इनका काफी अरसे से ये दो जो है वो इंग्लैंड को आगे लेके चल रहे हैं एज अ ओपनर, या बीच में रॉय था,
लेकिन इन दिनों दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, पार्टनरशिप्स काफी है, इन दोनों के माइंडसेट बहुत क्लियर है, दोनों पॉजिटिव खेलते हैं, दोनों की कोशिश होती है कि 12-14-13 12-14-13 वो स्ट्राइक रेट को उस रन रेट को लेके चले। तो ये माइंडसेट की बात है, उनके जितने भी प्लेयर आएंगे अगर वो जल्दी भी आउट हो जाते हैं ओपनर, वो दूसरे जो माइंड सेट जो बने हुए नीचे बैट्समैन तीसरे चौथे पांचवे के, वो भी खुल के क्रिकेट खेलने के, वो भी अग्रेसिव खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं उसमें से 6 प्लेयर्स में से अगर 2 प्लेयर आपके चल गए तो वो जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो कर जाते हैं। अच्छा, शायद ये बताइएगा, ऑब्वियसली आप खुद भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हुए हैं माशाल्लाह, उसके अंदर आप मैन ऑफ द मैच भी हुए थे, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी आपकी जब पाकिस्तान ने आखिरी दफा T20 वर्ल्ड कप जीता था। ऑब्वियसली वसीम अकरम की मुझे बार बार एक बात याद आती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि क्रिकेट में जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ काउंट करती है, कि इतने बड़े मैच के अंदर इतने बड़े क्राउड के 1 लाख का क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल उस ग्राउंड के अंदर मौजूद होगा, उसके सामने आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। अब इस सारी सूरत हाल में बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन और एक ऐसा कैप्टन जिसने खुद भी फाइनल खेला हुआ है, कल जब पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स उठेंगे तो क्या आप एक नसीहत उनको करना चाहेंगे? देखिए मंसूर, मैं आज भी हम लोग बैठ के 2009 के वर्ल्ड कप को याद करता हूँ, वो मेरी जिंदगी के यादगार लम्हात है जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ने एक बड़ा जबरदस्त मौका दिया इन सारे प्लेयर्स को, हमारी दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह करे ये जीते, लेकिन उनको इस तरह लेना चाहिए कि ये उनके पास एक बहुत जबरदस्त मौका है, वो भी अपनी जिंदगी में एक यादगार लम्हा बना सकते हैं, जिस तरह हमारे लिए 2009 का, इस तरह 2022 का ये लोग अपने लिए यादगार बना सकते हैं। बड़ा जबरदस्त मौका है। देखिए, हार जीत चले वो तो हो जाएगी मंसूर, लेकिन असल चीज जो है, क्योंकि आप एक वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको 120% एफर्ट करनी पड़ेगी। आप अगर जीतोगे तो आप फील्डिंग से जीतोगे। टीमों का पता चलता है फील्डिंग में। लास्ट मैच जो हम न्यूजीलैंड से जीते वो हम फील्डिंग की वजह से जीते हैं। हमने अपॉर्चुनिटीज अवेल की, उन्होंने फील्डिंग के अंदर कैचेस छोड़े जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। तो फील्डिंग 65-70% आपको फील्डिंग जितवाती है और टीम का पता भी फील्डिंग में चलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद आफरीदी साथ मौजूद थे। नाज़रीन, साबिक कप्तान बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी, तजवीज़ और नसीहत भी उन्होंने एक सीनियर होने के नाते पाकिस्तानी टीम को की है। जाहिर बात है, हमारी उम्मीदें हैं, दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ कि इंशाल्लाह फतह कल उनके नाम ही हो। नाज़रीन, ये तो बात हुई एक साबिक कप्तान से, अब जरा बात करते हैं सियासत के कप्तान यानी मेरे कप्तान की। दिल से मेरे कप्तान एक बादशाह आदमी है। इसे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ही कहा जा सकता है कि एक बादशाह आदमी उस दौर में पैदा हुआ जब दुनिया में जमहूरियत मुतारिफ हो चुकी थी। अगर वो कदीम ज़माने में होते तो लश्कर इकट्ठा करते, एक जंग लड़ते और बादशाह बन जाते, लेकिन इस जमहूरियत ने मेरे कप्तान के सफ़र को मुश्किल बना दिया। इक़्तिदार में आने का शौक़ हुआ तो मेरे कप्तान को पहले एक सियासी पार्टी बनानी पड़ी, फिर लोगों से इंसाफ और जमहूरियत के नाम पर वोट मांगने पड़े, सड़कों पर तहरीकें चलानी पड़ी और इन तहरीकों को कामयाब बनाने के लिए नए नए बयानिए भी तख्लीक करने पड़े। ये सब जमहूरी सियासत की ज़रूरतें हैं, इसीलिए मेरे कप्तान ये सब करने पर मजबूर हैं। हालांकि मुस्तनिद वही है जो मेरे कप्तान फरमा दे। आइन, कानून और अखलाकियात तय करने का हक सिर्फ मेरे कप्तान को ही है। और मौजूदा दौर का एक सच ये भी है कि बयानिया बनाने का हक भी सिर्फ मेरे कप्तान को ही है। गुज़िश्ता कुछ रोज से मेरे कप्तान का बयानिया एक लफ्ज मेरिट के गिर्द घूम रहा है। पहले तो वो मुल्क के मौजूदा वजीर आज़म को आर्मी चीफ की तैनाती का हक देने के ही खिलाफ थे, लेकिन अब उनका मुतालबा मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती का है। अगर कोई पूछे कि आर्मी चीफ की तैनाती का मेरिट क्या है, तो इस सवाल का जवाब यही बनता है कि जो मेरे कप्तान के दिल को पसंद है बस वही मेरिट पर है। नाज़रीन, मेरे कप्तान के 3.5 साल के सुनहरी दौर को देखें तो जहां दूध और शहद की नहरें बह रही थी, वहीं हर तरफ मेरिट के डंके बज रहे थे। मेरे कप्तान ने मेरिट पर तैनातियों की जो शानदार की, उस पर मैं अपने कप्तान से 10 सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे की भागदौड़ साईं उस्मान बुज़दार अल मारूफ वसीम अकरम प्लस को सौंप दी, जो खुद कहा करते थे कि मैं तो अभी सीख रहा हूं। ऐ मेरे कप्तान, क्या 13 करोड़ लोगों की किस्मत एक इंटर्न वजीर आला के हाथ में देने का फैसला मेरिट पर मबनी था? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान किसी दौर में फर्जंद रावलपिंडी को अपना चपड़ासी रखने को तैयार न थे। फिर जब मेरे कप्तान ने वजारत उज़्मा के ओहदे को रौनक बख्शी तो इसी शख्सियत को पहले वजीर रेलवे और फिर वजीर दाखिला बना दिया। ऐ मेरे कप्तान, जो मेरिट पर आपका चपड़ासी बनने के काबिल ना था, वो किस मेरिट पर वजीर दाखिला बन गया? सवाल नंबर 3,
2013 से 2018 तक मेरे कप्तान परवेज खटक की तारीफें करते नहीं थकते थे और उन्हें मिसाली वजीर आला करार देते थे, लेकिन 2018 में इस मिसाली वजीर आला को दोबारा ओहदे पर तैनात करने के बजाय महमूद खान को उन पर बर्तरी दे दी गई। ऐ मेरे कप्तान, क्या परवेज खटक पर महमूद खान को बर्तरी देना मेरिट पर किया गया फैसला था? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत में पंजाब में 5 आईजी और 4 चीफ सेक्रेटरी बदले गए। मेरे कप्तान, हर चंद माह बाद सूबे के सबसे बड़े अफसरान का तबादला कौन सा मेरिट था? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान, आपके दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 4 आईजी और 3 चीफ सेक्रेटरी बदले गए। 3.5 बरस में इतनी तकरीरियां और तबादले किस मेरिट के तहत हुए? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, गुजरात के चौधरी बरादरान को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, फिर इन्हीं चौधरी बरादरान के साथ मेरे कप्तान ने इत्तेहाद किया और परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया। मेरे कप्तान, वो कौन सा मेरिट था जिसने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वजीर आला पंजाब के लिए इंतखाब में ले आए? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान, आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये रेफरेंस आपने किस मेरिट पर भेजा था? सवाल नंबर 8, DGISI ने बताया कि आपने मौजूदा आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश की थी। ऐ मेरे कप्तान, किसी को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश किस मेरिट के तहत की जा सकती है? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान, आपने अपने दौर में 4 वफाकी वज़ीर खजाना बदले, उनकी तैनाती मेरिट पर थी या उनका हटाया जाना मेरिट पर था? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान, आप तवील अरसे तक इलेक्टेबल्स की मुखालफत करते रहे, बल्कि उन्हें बुरा भला भी कहते रहे। बाद में आपने तमाम इलेक्टेबल्स को पार्टी में ले लिया और बेशतर वफादार कारकुन टिकट से महरूम रह गए। ऐ मेरे कप्तान, कुर्बानियां देने वाले कारकुनों की जगह इलेक्टेबल्स को टिकट देना कौन सा मेरिट था? इस मेरिट मैं मजीद जानना चाहूंगा, अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं, उनके सामने भी पूछते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मेरिट की अब कहानियां सामने आ रही हैं, क्या मेरिट जो है इमरान खान साहब तय करेंगे या एक्चुअली इमरान खान साहब अगर इस पे उंगली उठा रहे हैं, इतराज़ कर रहे हैं, तो वो मेरिट वाकई जायज़ है? मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर पलोशा खान साहबा मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब इस शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पलोशा साहबा आपसे पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब ने बार बार आज की तकरीर में भी और कल की तकरीर में भी यही कहा कि जनाब ऐसे लोग जो हैं वो फैसला करने जा रहे हैं नए आर्मी चीफ का जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो नया आर्मी चीफ तैनात कर दें। तो इमरान खान साहब के मेरिट के ऊपर अब किस तरह पूरा हुआ जाए, क्या तरीका के, या उनका ये एतराज जायज है आपके ख्याल में? देखिए, उनका एतराज जो है वो सिर्फ एक ऐसे इदारे को जहां से आर्मी चीफ का ताल्लुक होता है, उधर जो भी इस लेवल तक पहुंचता है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाए, वो मेरिट पे ही होते हैं। ऐसे नहीं होता कि जिस मर्जी को चुनकर ऊपर ले आया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि चीफ ऑफ बनी गाला स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में बहुत फर्क है, इसलिए इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि जो भी पैनल होगा उसमें जितने भी अफसरान होंगे वो तमाम वहां तक एक ही मेरिट के तहत पहुंचे होंगे और तमाम अफसरान इस इतनी अहलियत रखते होंगे कि वो इस फौज की कमान संभाल सके। उसमें से किसी एक नाम का चुन लेना ये वजीर आजम का इस्तेकाक है और ये एजाज आइन ने उनको दिया। इस पर सवाल उठाना, अगर उनका दिल था कि वो सवाल उठाते, तो जब वो खुद वजीर आजम थे तब उन्हें आइन में ऐसी तरमीम करनी चाहिए थी। जब वो घंटे घंटे में 30-30, 35-35 जो है वो तरमीमें बुलडोज कर देते थे, तब एक ये तरमीम भी कर लेते कि वजीर आजम को इस तरह इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए कि वो जिस मर्जी को चाहे वो आर्मी चीफ नॉमिनेट कर दें, बल्कि उसका जो तरीका आपके कप्तान की मेरिट के मेयार के मुताबिक है, फिर वो उसको आइन का हिस्सा बना देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त खान साहब को ये लग रहा था कि अगले आर्मी चीफ का जो तैनाती है वो उनके दस्ते मुबारक से होगी, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। कुदरत को ये मंजूर था कि जिन्होंने पहले इस मुल्क में ज्यादातर तैनातियां आर्मी चीफ की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है, तो फिर कुदरत को जो मंजूर था वो घूम फिर के उन्हीं के हाथ में आ गया, जहां से कप्तान साहब को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तो अब इसको क्या कहिए, लेकिन ये फिर मेरिट जो था अपने हिसाब से वो आइन का हिस्सा बना देना चाहिए था।
मुझे इजाजत दीजिएगा। अतर काजमी साहब, ये इमरान खान साहब बार बार जो इस चीज की बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअली जिस तरह भी पलवेशा साहब ने कहा कि जितने भी लोग आते हैं वो मेरिट पे क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उनकी एक बड़ी पुरानी सर्विस है, डेकेड्स की सर्विस है इस इदारे के अंदर, तो इस किस्म की बात कर देना, क्या वो किसी भी कोई भी कैंडिडेट जिसको चूज किया जाएगा, मैं नहीं जानता कौन होता है वो, लेकिन जिसे भी चूज किया जाएगा, इमरान खान साहब इस किस्म के बयान देके उसको पहले से कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे? देखिए, इसमें मंसूर साहब इशू यहाँ पे किसके बात हो रहा है कि मेरिट पे तैनात कौन करेगा। आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि खान साहब को बादशाहत के दौर में पैदा होना चाहिए था, तो वो बेहतर, उनका माइंडसेट जो है जमहूरी नहीं है, बादशाहत का माइंडसेट है। लेकिन बादशाहत तो हम मंसूर भाई अभी भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती शरीफ खानदान लंदन के उन फ्लैट्स में बैठ के कर रहा है जिनकी आज तक उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। तो वहां पे जो फैसला होगा वो मेरिट पे होगा। क्या मेरिट पे ऐसे फैसले होते हैं? और दूसरा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती लंदन में, उसके ऊपर मुशावरत, क्या इसमें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? क्या वहां की एजेंसियां को हमसे पहले पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन आ रहा है? तो इसमें तो बहुत सारे मसाइल हैं। क्या मेरिट पे ऐसे तैनातियां होती हैं? मेरिट पे तो काबीना तैनाती करे ना, पाकिस्तान में मुशावरत हो, पार्लिमान मौजूद है, सियासी उनके सारे हलीफ यहाँ पे मौजूद हैं। लंदन जाके कौन सी मेरिट पे तैनाती होती है, और वो भी खानदान बैठ के इकट्ठा? क्या ये बादशाहत है या? अच्छा अतर साहब एक मिनट, आपके मैं इस इतराज के ऊपर तो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून जवाब देगी, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब की काबीना के अंदर या उनके जो मुशीरों के अंदर वो ऐसे लोग थे, मतलब मिसाल के तौर पे शहबाज गिल साहब हैं जिनके पास एक ग्रीन कार्ड भी है, ऐसे लोग भी थे जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी थी और वो इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। तो उस वक्त सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता था? इमरान खान साहब जब उस वक्त बड़े बड़े फैसले करते थे तो क्या उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को रिस्क नहीं होता था? उसमें मंसूर भाई दो चीजें, पाकिस्तान में थे ना, पाकिस्तान का आइन और कानून जो इजाजत देता है आप पाकिस्तान के अंदर उसको कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या सिक्योरिटी की गारंटी है कि लंदन में जो मीटिंग्स हो रही हैं वहां की जो एजेंसियां हैं वो कोई खैराती इदारे तो नहीं है? अगर यहाँ पे चीजें टेप होती हैं तो वहां पे भी चीजें बग होती हैं। आज शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी बरतानिया की सिक्योरिटी के लोग भी थे, वो भी आपने देखा होगा, तो वहां पे तो कुछ भी हो सकता है ना। क्या पाकिस्तान तो इसका अतर साहब इसका मतलब है कि आप क्या पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से डिस्कशन जो है वो वजीर आजम हाउस के अंदर होनी चाहिए, ना वो आप जाती उमरा में करें, ना वो लंदन के फ्लैट्स में करें, इस बिल्डिंग के अलावा कहीं और नहीं कर सकते आप? नहीं, पर लंदन में देखें, डज इट मेक, मतलब कोई सेंस बनता है? मंसूर साहब आप खुद बता दें, इसलिए कि आप इतने सवालात उठाते हैं और आपको सुन के मैं भी इंस्पायर होता हूं। मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन आता है ना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती लंदन में जाके होना, क्या ये पाकिस्तान के लिए एक कोई अच्छी बात है? या आइन और कानून इसके ऊपर अगर खामोश है तो कोई नॉर्म्स भी होते हैं। दुनिया में किस मुल्क में इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती काबीना जाके दूसरे मुल्क में जाके मुशावरत करती है? कोई एक मिसाल दे दें। दूसरे मुल्क में मुशावरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया सर। मेरे ख्याल में ये सवाल हम सेनेटर अफनानुल्लाह साहब के सामने रखते हैं कि जी इतनी अहम तैनाती लंदन में क्यों हो रही है? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएं, जाती उमरा में बैठ जाएं, वजीर आजम हाउस में बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ कर डिस्कस कर लें अपने भाई के साथ, आखिर लंदन में बैठने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ लाहौर के अंदर क्यों नहीं हो सकता? तो लंदन से लाहौर का सफर कर लें। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब के सामने ये सवाल रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे मेरिट की और इस पे गुफ्तगू करते हुए अतर काज़मी साहब ने कहा कि मेरिट की वाकई धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि आप देखिए कि उन फ्लैट्स के अंदर, लंदन के उन फ्लैट्स के अंदर जहां पे जिस हवाले से इल्ज़ाम था शरीफ खानदान के ऊपर, उसी में बैठ के जो है वो मुस्लिम लीग नून बैठ के फैसला कर रही है कि अगला आर्मी चीफ किसे तैनात किया जाना चाहिए। ये सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, वहाँ की एजेंसीज भी जो हैं ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकती हैं, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, इस बात का आप क्या जवाब देंगे? क्या बेहतर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ पे आके अपने भाई के साथ गुफ्तगू कर लें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे बहुत जल्द, लेकिन जो बातें की जा रही हैं कि जी वो लंदन के फ्लैट में जो है वो बग ना हो जाए या इस तरह का कोई मसला ना हो जाए, वो लोग मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि क्या हम रुमीता शेट्टी से पूछ के इस मुल्क का आर्मी चीफ लगाएं? क्या हम गोल्डस्मिथ ख़ानदान से पूछ के जो है वो मुल्क का आर्मी चीफ लगाएं? क्या ये जो इनके दो बेटे आए हैं जिनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये बरतानवी नेशनल हैं और ये एक गोल्डस्मिथ ख़ानदान से हैं जिसकी बहुत खिदमात हैं इसराइल के लिए, क्या उन लोगों से पूछ के हम इस मुल्क का आर्मी चीफ लगाएं?
ये दूसरों को सिक्योरिटी ये वो रिस्क बोलते हैं। इनका इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद है जिसके अंदर इन्होंने इंडियन लॉबी और यहूदी लॉबी से पैसे लिए हैं। क्या ये ऐसे इंसान को उसके मुशावरत में इन्वॉल्व होना चाहिए आर्मी चीफ की जिसके ऊपर ये साबित हो चुका है कि वो फॉरेन फंडेड है और वो बाहर से, इनका क्या जाएगा, ये बाहर से माल पकड़ के यहाँ पे आर्मी चीफ लगा देंगे और बाद में कहेंगे मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मुझे तो उसने कहा मैंने लगा दिया। इनकी जो हरकतें माजी में रही हैं वो यही रही हैं। तो इसको फजूल में कंट्रोवर्शियल बनाना, इससे पहले पता नहीं कितनी और अपॉइंटमेंट्स हमने की है कि एमी क्या कहते हैं बीच में से कि कोई फलानी जगह चला जाएगा तो जी नहीं। लेकिन अफनान साहब ये तो हकीकत है, अफनान साहब ये तो हकीकत है कि मुल्क के वजीर आजम जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं और पिछले 3 दिन से वहां पे मौजूद हैं। वहां पे ये जो इतने बड़े बड़े डिसीजन हो रहे हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत है? क्या बेहतर नहीं है कि इतने सेंसिटिव टाइम के ऊपर जब आपकी हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च निकला हुआ है, मुल्क के वजीर आजम को पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए? देखिए, मुल्क का वज़ीर आज़म जो होता है ना वो बाहर के दौरे करता रहता है, जो है उसमें कोई बुराई नहीं होती, उससे ना कोई सिक्योरिटी का इशू पहले हुआ है ना आइंदा कभी होगा। और जो है वो शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, वो कल रात को ही वापस आ रहे थे तो इस वजह से उनको वापस जाना पड़ा। वो आज आ जाएंगे या वो रास्ते में होंगे। तो इस तरह का जो है वो कोई इशू जो है वो बनाना जो है वो बनता नहीं है कि जी आप एक ये वो ऐसी है, क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप, क्या आप कहें जी बड़ा ये हर वक्त सनसनी मचाना, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना, एनआरकी। भाई आप अपना जवाब दे दें, मुझे सिर्फ इस बात का बता दें कि जिस बंदे ने रोमिता शेट्टी से पैसे लिए हों क्या वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाएगा? क्या जिस बंदे ने रणजीत सिंह से पैसे लिए हों वो क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाएगा? या जो बाहर की इजरायली लॉबी से कनेक्टेड हो और उनका बहुत बड़ा क्या कहते हैं नुमाइंदा हो पाकिस्तान में, वो आर्मी चीफ लगाएगा? मुझे इजाजत दीजिएगा। ठीक है, मैं इस पे भी जरा बात करता हूं। पलविशा साहिबा, ये क्या हकीकत नहीं है कि इट्स हाई टाइम नाउ, ये बात फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं, ये मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा आसिफ साहब भी ये बात कह चुके हैं कि इस प्रोसीजर को दोबारा हमें रीविजिट करने की जरूरत है ताकि ये जो लेबल्स लग जाते हैं कि जी साडा बंदा आ गया या हम अपना बंदा ले आए या उसका बंदा आ गया या उसका बंदा ना आ जाए, जाहिर बात है इसमें ये भी तो एक कंट्रोवर्सी है ना कि उसका बंदा ना आ जाए और हमारा बंदा आ जाए। ये एक्चुअली डिबेट ही खत्म हो जानी चाहिए, इस पूरे प्रोसेस को रीविजिट करने की जरूरत है। देखिए मंसूर, ऐसी तो बहुत सी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स आप कर सकते हैं, क्या प्रोसेस तब्दील होना चाहिए, कौन सी और भी इदारों की तैनातियां किस तरह होनी चाहिए, ऐसी तो बहुत सी असूली बातें लेकर बहस होनी चाहिए और हो भी सकती है। लेकिन बात यह है कि जो आदमी एक दफा आके जो शख्स 9 लाख की फौज को कमांड करता है वो किसी का बंदा नहीं, वो सिर्फ अपने इदारे का बंदा होता है और पाकिस्तान के लिए जो उसकी खिदमात होती हैं सिर्फ उस हद तक जो है उसको महदूद रहना भी चाहिए और इसी मैंडेट के तहत वो आता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरिट का लफ्ज है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या आया वो जो 5, 6 या 4 या 3 नामों का पैनल है उसमें से किसी शख्स पे इतराज है कि इस शख्स की जो प्रमोशन हुई है वो किसी और मेरिट के तहत हुई है और बाकी जो है उनकी किसी और मेरिट के तहत हुई है, या वो मेरिट जो है उसका तयन जो है वो लंदन में अगर बात हो तो तब्दील हो जाएगा, इस्लामाबाद में बात हो तो मेरिट कुछ और हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरिट तो वो है जो पाकिस्तान की अफवाज ने अपने इदारे में अफसरान की जब वो प्रमोशन करते हैं या उनको एक ओहदे से दूसरे ओहदे पर ले जाया जाता है तो मेरिट तो वो है जिससे सब गुजरते हैं और उसी मेरिट के से गुजर कर कम से कम इस हद तक इस मुल्क में और इस कौम में इत्तेफाक है कि वो मेरिट एक ही है और उसी मेरिट के तहत एक 3 स्टार जनरल जो है वो अपने ओहदे तक पहुंचता है। और दूसरी बात, यहाँ हमारी इस मुल्क में जो काबीना की बातचीत है वो भी बग हो जाती है मंसूर। अगर किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने वो भी इतनी बड़े बड़े मुल्कों की हमें बात करना ही है, हमारे वजीर आजम की बातचीत को, फोन कॉल्स को, उनकी चीजों को, वो यहाँ बैठे कौन सा बग नहीं कर सकते हैं? आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन बात यह है कि ये वो 4 या 5 लोगों को पहले ही से मुतनाज़े करने की बड़ी घनौनी साजिश है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। चक्की से निकल के आएंगे, एक ही जो है वो तरीके से आएंगे।
तो उनमें से कोई भी आ जाए, मुझे या आपको या किसी को क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये कि जो शख्स आने वाले हैं उसके रास्ते में मुझे बिछा दिए जाए कि वो वहां आने से ही डरे। अतर साहब, ये हकीकत नहीं है कि 4 नाम हो, 5 नाम हो, सारे ही आप मानेंगे इस बात को कि सारे ही मेरिट पे क्वालिफाई करते हैं? तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर जिस मर्जी को चूज कर लिया जाए? उससे मेरिट या डिमेरिट इसमें काउंट होगा क्या इस बात के अंदर? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और समझने की चीज है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि जो फौज की आला क़यादत है, जितने भी उसमें अफसरान है, वो सब मेरिट पे, सब कॉम्पिटेंट हैं। बगैर कॉम्पिटेंस के वो जनरल्स नहीं बने, उनका इशू ही नहीं है। पर इशू ये है कि उनको तैनात कौन कर रहा है। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई सजा याफ्ता मुजरिम तैनात करेगा? तो क्या बेशक वो जज जितना मर्जी मेरिट पे आए, लोग उस पर क्वेश्चन तो करेंगे ना। इशू यहाँ पे ये है कि एक ऐसी शख्सियत जो खुद अदालती मफरूर है, जो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक कानून को मतलूब है, वो किस तरह इसमें मशवरा दे सकती है कि इस शख्स को लगा दो। तो वहां से इशू पैदा होता है। और दूसरी बात जो अफनान भाई ने कहा कि जनाब के शिल्पा शेट्टी और पता नहीं जितेंद्र किस ने उनकी की है फंडिंग की है। नहीं, अतर साहब, शिल्पा शेट्टी आपको वैसे पसंद होगी, रुमीता शेट्टी की बात हो रही है सर। शिल्पा शेट्टी सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, मैं दूर बैठा हूं ना, तो मुझे जो नाम समझ आया शेट्टी का, तो वो अच्छा, तो वो फिर ये है कि कालादम करवाएं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इनकी हुकूमत ने रेफरेंस भेजना है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं भेजा? अगर ये मिस शेट्टी की फंडिंग भी पकड़ी गई है तो वो करवाएं उनको कालादम। ये तो हुकूमत का काम है ना। हमारी तो ख्वाहिश होगी अगर कोई ऐसी चीज है तो ये करें, कानूनी इकदाम लें। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि इस पे कानूनी का अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। अफनान साहब, मैं जानता हूं आप इस पे जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं अतर साहब के सामने भी एक सवाल रखता हुआ जा रहा हूं। मैं चाहूंगा वो उसका भी जवाब दें, फिर मैं आपके पास भी आता हूं। और वो ये है, इन्होंने फरमाया कि जी एक मफरूर जो है वो किस तरह इतना बड़ा फैसला कर सकता है। लिखत नहीं है कि इमरान खान साहब भी एक जमाने में मफरूर थे, इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थे, अदालत में मफरूर थे, अदालत के सामने पेश नहीं होते थे, टेलीविजन पर इंटरव्यूज भी देते थे, इस्लामाबाद में होने के बावजूद अदालत के सामने जाके पेश नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 1 में चले जाते थे, चीफ जस्टिस के सामने खड़े होते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरी अदालत में पीटीवी हमला केस के अंदर वो मफरूर भी थे, लेकिन फिर मुल्क के वजीर आजम भी बने। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे मेरिट की। ब्रेक से पहले इस सिलसिले में अतर काज़मी साहब ने भी ये बात कही कि आखिर नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक मफरूर हैं, और एक मफरूर शख्स जो है वो मुल्क के आर्मी का सरबराह किस तरह लगा सकता है। ये तो बिल्कुल उसी तरह ही है कि कोई एक शख्स डिक्लेयर्ड चोर हो और उसके बाद वो किसी जज की तैनाती कर दे। अफनानुल्लाह साहब, इस पर क्या जवाब देंगे सर आप? देखिए, इसके अंदर आपने काफ़ी मुफस्सिल जो है वो जवाब दे दिया है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगा कि पीटीवी हमला केस के अंदर जो है वो इमरान खान साहब जो है वो मतलूब थे जब वो वज़ीर आज़म बने, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक वो नाअहल हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है जो आदमी खुद नाअहल भी रहा है, खुद जब वज़ीर आज़म बन रहा था वो इश्तिहारी था, तो उसको दूसरों को ये वाली कहानी सुनानी चाहिए नहीं। ये हर वक्त इनका काम है ही ये कि ये जो है इमरान खान साहब जो है ये खुद उल्टे सारे काम करते हैं और दूसरों को लेक्चर देने का बड़ा शौक है कि जी होना इस तरह होना चाहिए, जमहूरियत में इस तरह। कौन सी दुनिया की जमहूरियत के अंदर जो है वो सियासी लीडर कह रहा है कि फौज न्यूट्रल ना रहे, मुझे सपोर्ट करे? इस दुनिया की मुझे बता दें, कोई जमहूरियत मुझे बता दें जिसके अंदर एक सियासी लीडर कहे कि जी मुझे जो है वो न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, मुझे सपोर्ट करे। ये अजीब तमाशा इन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्होंने लगाया हुआ है, और ये इसको अपने झूठ को बेचते हैं रोजाना के हिसाब से, और वो बिक रहा है। पलवेशा साहब, ये इस सारी सूरत हाल के अंदर आप समझती हैं कि अगले आने वाले 10-15 दिन खान साहब भी जो हैं 20, 21, 22 तक जो है इस्लामाबाद पिंडी पहुंचने वाले हैं, ये इन हालात के अंदर एक्चुअली हम एक बहुत टेंस सिचुएशन में दाखिल होने वाले हैं अगले 2 हफ्ते के अंदर? पलवेशा साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा था जी, अगले 10-12 दिन के अंदर इमरान खान साहब भी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। इस सारी सिचुएशन में, बहुत टेंस सिचुएशन है, इसके अंदर आप समझती हैं सियासी तौर पे हालात बहुत खराब हो सकते हैं? मतलब मैंने तो चंद तज्जियाकारों को यहां तक सुना कि जी हमें दूर से जो है वो बूटों की आवाज भी आ रही है। आपको कोई ऐसी आवाज तो नहीं आई अभी तक? देखिए, बूटों को आने के लिए आवाज करने की जरूरत ही नहीं होती, और
पहले वो अपने कदमों की चाप को किसी लाउड स्पीकर पर नहीं सुनाते कि हम आ रहे हैं। अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है सर इस सिलसिले में? आपको कोई ऐसी आवाजें तो नहीं आ रही? देखिए, पहली बात तो मंसूर साहब ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि इदारा बिल्कुल गैर सियासी हो गया, और उसके बाद उसके चीफ की तैनाती के ऊपर जितनी ज्यादा सियासी मुशावरत हो रही है वो मेरी समझ से बालातर है। यह भी कहा जा रहा है कि इदारे ने फैसला कर लिया था सेनेट के इंतखाबात के बाद कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ हमें यह बताया जाता है कि इमरान खान ने एक ऐसी तैनाती कर दी थी और उस तैनाती के बाद हमारी सियासत खत्म हो जानी थी। तो ये दो जो ऐसे बयानी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मुतजाद हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि आप कहें कि इदारा गैर सियासी भी है, वो इंतखाबात में या सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, लेकिन वो डायरेक्ट आएगा और हुकूमत पे खुदा न खास्ता काबिज हो जाएगा। तो मैं ये नहीं मानता पाकिस्तान की फौज एक जो जमहूरियत पसंद फौज है, वो ये सियासतदानों की जो नाकामी है वो अपनी जगह पे, पर मुझे नहीं लगता कि इदारा कभी भी कोई इंतहाई कदम उठाएगा। अच्छा, आपको ऐसी कोई बात नहीं लगती? तो अफनान साहब, अब हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर अनाउंसमेंट? आपकी अपनी पार्टी के अंदर क्या डिबेट चल रही है इसके ऊपर? क्योंकि जाहिर बात है जितनी जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी उतनी जल्दी मामला हल हो जाएगा, या अभी तक एक्चुअली आप लोगों को समरी मौसूल नहीं हुई? देखिए, समरी मूव करेगी 3rd वीक ऑफ नवंबर में। जो इसका ट्रेडिशनल मामला रहा है वो यही रहा है कि अराउंड 3rd वीक ऑफ नवंबर मूव करती है और कुछ दिन जो है उसके बाद लगते हैं, उसके बाद तैनाती हो जाती है। तो आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह सलूशा खान साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका। नाज़रीन, कल T20 वर्ल्ड कप है, दोबारा एक दफ़ा दुआएं पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की हो। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।